अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ अवामी और कानूनी फोरम्स पर मजीद जारहाना इकदाम उठा रही है। एक तरफ इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरपरस्ती में खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ आज बैरिस्टर अली जफर ने फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। और इस सूरत हाल में परसों मुल्क में सदारती इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। सदारती इंतखाब में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे, जिसके लिए राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। क्या नंबर गेम है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज इत्तेहादी जमातों को सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाहिए पर मदऊ किया, लेकिन हम बात यह है कि सदारती इलेक्शन के दिन कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें खाली रहेंगी और उन पर कामयाब करार दिए गए अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे। कल पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इन अरकान का हल्फ आज तक के लिए रुकवा दिया था, जिसके बाद आज अदालत ने इस हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। इन 23 अरकान का ताल्लुक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI से है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी। कल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत के बाद 6 सवाल उठाए थे और चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी, जिस पर आज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और इस दौरान भी सदारती इलेक्शन पर बात हुई। इस हवाले से अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि फरीक नंबर 21 के वकील ने दरख्वास्त गुजार के हक में गुज़िश्ता रोज़ के अबूरी रिलीफ में तब्दीली की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मज़कूरा अरकान को हल्फ उठाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस अबूरी रिलीफ को ऐसे ही जारी रखा गया तो इसके सदारती इलेक्शन पर असरात पड़ेंगे। इस हवाले से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर यही अबूरी रिलीफ भी फील्ड में रहता है तो भी सदारती इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद अदालत ने लिखा कि इस केस की मजीद समाअत 13 मार्च को होगी और तब तक गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त गुजार के हक में दिया गया अबूरी रिलीफ जारी रहेगा। इससे पहले आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल से राब्ता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अगर टाइम दिया जाए तो अच्छा होगा। केस की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने कहा कि आज नए एडवोकेट जनरल की तैनाती होगी, फिर वो इस केस में पेश होंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में सवाल स्टे ऑर्डर का है और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बाबर एवान ने कहा कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें ही नहीं दी गई हैं। जिनका सूबे में 1 रुकन असेंबली है उनको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोहफे में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। फरीक नंबर 21 के वकील काजी जवाद एडवोकेट ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुक्म इम्तना को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। जो खवातीन मुंतखब हुई हैं उनका भी हक है। समाअत के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। हुक्म इम्तना बुध के दिन तक जारी रहेगा। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में मजीद तौसी कर दी है, जबकि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया है, जिस पर कल समाअत मुकर्रर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा है या नहीं लड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी को असेंबली में सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है, साथ ही फैसला इख्तियारात से तजावुज़ है। सिर्फ यही नहीं, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने फॉर्म 45 के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि इस मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद इस्तेहकाक लाएंगे और असम्बली के फ्लोर पर जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलाकर वजाहत मांगेंगे। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच को वहाँ पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। जबकि असद कैसर का कहना था कि मुबैना धांधली के खिलाफ दीगर जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने उन अरकान को भी बुलाएंगे जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं
हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इनको इस असेंबली से निकालेंगे। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पोलिटिकल पार्टी हैं, हम जमात इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी खुद के साथ बात हो भी चुकी है और आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हम किसी तौर पर किसी को अख्तियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। दूसरी जानिब अभी तक वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिन से नून लीग के रहनुमा 24 से 48 घंटों की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना समेत किसी भी ओहदे के लिए अभी तक हतमी नाम सामने नहीं आए हैं। तामी इशारे ज़रूर मिल रहे हैं कि इसाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, बल्कि HBL के सदर मोहम्मद औरंगज़ेब को इस ओहदे के लिए चुना जा सकता है। 2 दिन से हमारे प्रोग्राम में भी 48 घंटे की डेडलाइन दी जा रही है, जो आज पूरे हो गए। ये तमाम चीजें मुशावरत से होंगी और वो टीम आपके सामने आ जाएगी, चाहे 48 घंटे में, 2 दिन में। मैं समझता हूं कि अगले 48 घंटों में काबीना तश्कील दे दी जाएगी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तिल कर दिए हैं। हाल ही में हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए वारंट मुअत्तिल करने की दरख्वास्त की थी। उनके वकील ने अदालत से कहा था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हमारे साथ सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जिस ज़माने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आप लोग कहते थे कि जी हम अलायंस बनाएंगे, हम इस हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। शुरू में ज़ाहिर है आप लोग नाकाम हुए, मौलाना फजल रहमान निकले, नहीं कामयाब हुए, मगर आखिर में आप कामयाब हुए। उस वक्त बहुत गैर संजीदा लेते थे इमरान खान साहब आप लोगों को। वो कहते थे कि जी आओ, मैं तो खुद खाना ऑफ़र करूँगा, आओ यहाँ पर धरना दो। फिर कहते थे मैंने बंदूक की निशिस्त पर रख लिया है, मगर आखिर में आप लोग कामयाब हो गए। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। आप कहीं गैर संजीदा उसी तरीके से तो नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान ले रहे थे? जी बिल्कुल, हम भी उसी तरह से इनको जो है वो गैर संजीदा ही लेंगे और इन्हें मौका होगा कि ये ठीक है अपना हुनर जो है वो आजमाएं और इस बारे में जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाने की ये बात कर रहे हैं। हमने PDM के नाम से ग्रैंड अलायंस बनाया था, तो अब ये जदोजहद जो है वो इनके हिस्से में आई है, इन्हें करनी चाहिए। ऐसा, मगर आपका जो इतना कॉन्फिडेंस है और इनको गैर संजीदा लेने का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि खान साहब ने इसलिए लिया था क्योंकि उनके एस्टैब्लिशमेंट से मामलात बड़े अच्छे थे। जनरल बाजवा पाकिस्तान की तारीख के सबसे जमहूरी आर्मी चीफ थे उनकी नज़र में। जनरल फैज़ हमीद DG ISI लग गए थे। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस किस वजह से है? देखें, कॉन्फिडेंस की वजूहात तो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या अगर आपका इशारा अदारे की तरफ है तो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले और उन्होंने बड़ा मुस्बत उन्होंने जो है वो एलानिया जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उनके ज़िम्मे थे, ख़ास तौर पे इलेक्शन के मौके पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की फरामी, पुरअमन माहौल की फरामी, तो उसे उन्होंने जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है। बाकी उनका किसी मामले से लेन देन नहीं है और बाकी जो इनकी तहरीक है या इनकी जो मुहिम है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है, हमारे ख़िलाफ़ है। तो ये चलाएं या फिर हमारे साथ बैठ के पार्लिमानी कमीशन इन्होंने बनाया था उस वक्त, तो उस तरह का पार्लिमानी कमीशन भी बन सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, ये वहाँ पे जाके अपना मुकदमा लड़ें। जो मुल्क का आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही इनको चलना पड़ेगा। वैसा मगर आप इस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वो खुद इतवार के दिन इमरान खान साहब की हिदायत पर क़यादत करेंगे प्रोटेस्ट की। जब आपकी हुकूमत थी 2013 से 2018 के दरमियान, तब भी जो बेस बना था प्रोटेस्ट करने के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा था। परवेज़ खटक साहब खुद लीड कर रहे होते थे और आपने देखा उस किस्म के उस वक्त क्या विजुअल्स होते थे। हुकूमत वो आपकी नहीं गिरा पाए, मगर एक इंस्टेबिलिटी की इन्वायरमेंट रहती थी, स्टेबिलिटी का जो तासुर था वो जाता रहा। अब भी खैबर पख्तूनख्वा अगर इसी तरीके से बेस बनेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। देखें, ये बात जो है ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। और हमारा तो मानना ये है कि जब तक इमरान ख़ान की शक्ल में इस मुल्क में एक सियासतदान मौजूद है, वो बुनियादी तौर पे एक फितना है। उसका एजेंडा ही ये है कि मुल्क में अफरा तफरी रखनी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखनी है, ताकि मुल्क मुआशी तौर पे जो है वो आगे ना बढ़े। और इसके लिए वो बाकी हथकंडे भी जो उससे हो सकते हैं, वो चाहे शौकत तरीन से लेटर लिखवाने का मामला हो, ख़ुद IMF को लेटर लिखने का मामला हो, तो मामला ये है कि उसका ये एजेंडा है कि मुल्क में अफरा तफरी और फितना फैलाना है, ताकि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे और मुआशी तौर पे कमज़ोर रहे। ये जब से उसे इतनी हिम्मत या ताकत मिली है, तो वो इसी एजेंडे के ऊपर जो है वो गामज़न है। ये एजेंडा उसका ज़ाती एजेंडा है या किसी का दिया हुआ एजेंडा है, इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और इसकी तहकीकात भी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मुल्क और कौम के लिए ये इंतहाई जो है वो बदकिस्मती और नुकसान की बात है कि इस बंदे को अगर खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा ये मौका मिला है कि इस इंस्टेबिलिटी में जो है वो वहाँ से दोबारा जो है वो ये अपने आप को मुतहर्रक कर सके। वैसा मगर मसला ये है कि इमरान खान साहब को 3 केसेस में एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सज़ा दी गई। जो मेरिट्स हैं उससे ज़्यादा बात इस पर हुई कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ और वो जल्दबाजी में फैसले हुए। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद 9 मई का दोबारा जिक्र किया गया, मगर जो 9 मई के केसेस हैं वो भी किसी तरफ जा नहीं रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कल खुद कहा मैं इंडोर्स करता हूँ इस्लामिया को, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आया है। तो ये किस हद तक और कितनी देर तक ये मामला चल सकता है? देखिए, ये मामला जो है ये जितनी देर तक चलेंगे उतनी देर तक हालात जो है वो इसी तरह से रहेंगे जिस तरह का आपने बात की है या मैंने अपने जवाब में कहा है। और ये बदकिस्मती है, ये मुल्क और कौम के लिए जो है वो नुकसानदेह है। इससे मुल्क जो है वो आगे बढ़ने से जो है वो रुका रहेगा और इसका ही नुकसान पहले भी जो है वो हुआ है। पहले 3.25 साल उसने मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है वो अपनी हुकूमत, अपनी पॉलिसियों और अपनी जो एक उसकी ज़िद थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी पकड़ूंगा, मैं उसको भी जेल में डालूंगा, उससे जो है वो उसने एक माहौल इस तरह का बनाए रखा। उसके बाद फिर अपोजिशन में भी उसने यही काम जो है वो किया। अब भी सूरत हाल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो बहरहाल ये एक इज्तिमाई तौर पे जो है वो एक कंसर्न है कि पूरी कौम जो है वो इस मामले पे सर जोड़ के बैठे कि इस फितने से जो है वो किस तरह से उन्होंने ख़ुद को जो है वो नुकसान से और फितना परवरी से जो है वो बचाना है। वैसे मगर इस सब में आप लोग तो जब तक ये है उस वक़्त तक जो है वो इस मुल्क में अमन हो या इस मुल्क में जो है वो फितना गरी और अफरा तफरी ख़त्म हो, ये मुमकिन नहीं है। वैसे मगर इस सब में आप लोगों ने वो इस बात का ज़ामन है कि ये चीज़ें रहेंगी। इस सब में आप लोगों ने हुकूमत करनी है, गवर्नेंस करनी है। गवर्नेंस करने के लिए काबीना बननी है। या तो आप लोग ये तासुर दे रहे थे कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आने जा रहे हैं, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, या फिर आपसे काबीना नहीं बन रही है, हालांकि हुकूमत बन गई है। कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे की बात होती है। मुसद्दिक मलिक साहब ने परसों हमारे प्रोग्राम में 48 घंटे का कहा, कल भी 48 घंटे की बात अता तारड़ साहब ने की। ये क्यों नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं आप अपनी काबीना? देखें शाहज़ेब, बेहतर तो यही होता कि PMLN ने जिस तरह से मुल्क और कौम के सामने एक प्रोग्राम रखा था, अगर उस तरह से सिंपल मेजॉरिटी आती, कौम ये फ़ैसला करती, ये स्प्लिट मैंडेट ना होता, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते, तो अगले 2 साल में ये मुल्क जो है वो इस दलदल से निकल सकता था। अब चांस है, हमने भी PMLN ने भी जो है वो एक चांस लेने की जो है वो, ताकि मुल्क इस दलदल से जो है वो निकले, उसकी कोशिश जो है वो की है। पूरी खलूस नीयत से हम जो है ये कोशिश करने जा रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारी कौम है, तो उसके लिए कोशिश में हमारी में ना कोई कसर हम उठा रखेंगे, ना कोई इसमें खलूस नीयत की कोई कमी है, ना कोई इसमें मेहनत की कमी होगी। लेकिन इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो अब आने वाला वक्त मगर उसके लिए मेहनत तो तब करेंगे ना जब काबीना बनाएंगे। काबीना नहीं अनाउंस कर रहे हैं तो कैबिनेट के ऊपर
नहीं, कैबिनेट का मामला जो है ये प्रेसिडेंशियल वोट के बाद मेरा ख्याल है कि 10 को ओथ होना है, 10 या 11 को कैबिनेट अनाउंस हो जाएगी। किसकी वजह से रुकी हुई है? क्या डार साहब का फैसला नहीं हो पा रहा इसलिए रुकी हुई है? नहीं, डार साहब के फैसले का कोई मामला नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर क्योंकि सारी तवज्जो है, आज भी जो है वो सारी मीटिंग्स जो है वो उनका रुख और मकसद जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। कल भी जो है वो इसी बारे में जो है वो अजलास भी होगा, मीटिंग्स भी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ ज़्यादा मसरूफियत है, तो इसलिए जो फाइनल चीज़ें होनी है तो उसमें थोड़ा मेरा ख्याल है कि एक आध दिन का ये वक्फा पड़ जाएगा, लेकिन ये 10 या 11 तो अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, और डार साहब का आपने कहा मसला नहीं है, यानी डार साहब का फैसला हो गया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला अभी नहीं हुआ और डार साहब कैबिनेट में एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोजीशन में तो ज़रूर होंगे। वो फाइनेंस भी हो सकती है, कोई और पोजीशन भी जो है वो हो सकती है, लेकिन ये बामी मशावरत के साथ ही ये मामला तय होगा। और कोई और वज़ारत ख़ारजा हो सकती है? हाँ, देखिए जैसे बात चल रही है, लेकिन जब तक एक हतमी जो है वो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब और मुशीर दाखिला आप बनने जा रहे हैं राणा साहब? जी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, तो मेरी तो राय ये है कि उनको ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। मगर क्या आपसे कहा है पार्टी ने? नहीं, इस बारे में बात तो होती रहती है, पार्टी में ये चीज़ें डिस्कस तो होती रहती हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। अच्छा, और साथ ही बताइएगा, हसन हुसैन नवाज ज़ाहिर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो पेश होना चाहते हैं, वतन वापस आना चाहते हैं। एक जब 2017 के बाद ये सारे के सारे केसेस चले, ये मामलात हुए, हुसैन नवाज मौजूद थे, वो पेश भी हुआ करते थे, उसके बाद वो नहीं आए। अब वो आना चाहते हैं। मसला है कि जो 16 माह की आपकी हुकूमत थी वो उसमें भी नहीं आए। उस वक्त तक क्यों नहीं आए, क्या वजह थी? और अब क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अब उन्हें कि वो अब आ रहे? नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। केस की एक अपना स्टेज, एक नवीयत होती है। वो दोनों जो है वो तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनका तो कोई इस मामले से लेना देना ही नहीं है। ये केसेस जो हैं ये फैब्रिकेट किए गए थे सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ज़ात को जो है वो सियासी तौर पे मंजर से हटाने के लिए, और उसमें मैडम मरियम नवाज साहबा को इसलिए इन्वॉल्व किया गया था कि ये ख़तरा था कि मियां नवाज शरीफ के बाद जो है वो सियासत में जो है वो उनकी जगह को जो है वो ले सकती हैं। तो उन दोनों को जो है वो इसलिए जो है वो उन केसेस में जो है वो सज़ा दी गई, और साथ ही इन दोनों भाइयों को, हसन और हुसैन नवाज साहब को जो है वो मुलव्वस किया गया। तो जब तक उनके केसेस, उनके ऊपर सज़ा थी और उनके केसेस जो थे अपीलें पेंडिंग थी, तो उस वक्त तक उन्होंने इस बारे में जो है वो नहीं सोचा कि पहले ये फ़ैसला हो जाए। तो अब क्योंकि उन केसेस में दोनों मियां नवाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी है, बल्कि कैप्टन सफदर भी, वो जो है वो बरी हो चुके हैं। तो अब तो इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं उनका कोई वक़्त ही नहीं है। तो इसलिए अब तो उनका आना और आगे अदालत में पेश होना मैं समझता हूँ कि एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, और इंशाअल्लाह ताला वो इसमें जो है वो सुरखरू होंगे। वैसे अगर ज़ाहिर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक GIT बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज साहब लगे, ये सारे के सारे मामलात हुए, वो तो नज़र आया कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और अब यही एतराज़ तहरीक इंसाफ का है, और हसन हुसैन नवाज साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके, ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी, मरीम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला लग चुकी। मतलब मगर ये साइकिल दोबारा चलेगा और आप लोग फिर रिसीविंग एंड पर होंगे, ये कितने अरसे की कहानी होगी? नहीं, देखें, ये साइकिल दोबारा चलेगा तो ये पहले क्यों चला था? हम तो इसका जवाब या ये सवाल उठाने के हकदार हैं ना। क्या हमारे ऊपर जब ये सर्कल चला था तो ये चलाने वाले तो यही साहब थे ना। इमरान खान ही इस सर्कल को जो है वो हमारे ख़िलाफ़ चलवाने का जो है वो मूजब और वजह थे। उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह 9 मई है।
और 9 मई हमने नहीं उनको कहा था कि आप चढ़ दौड़ें दिफाई अदारे के ऊपर और आप जो है वो जाके घरों को आग लगा दें और हमलावर हो जाएं और शहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते बरसाएं। ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने किया। उनके ऊपर जो सर्कल चल रहा है वो उनकी वजह से चल रहा है। मगर ये सर्कल कब तक चलेगा? 9 मई के ऊपर भी हमने देख लिया है कि कितने इस सर्कल को चलाने वाले वो खुद थे। मुतादिद प्रेस रिलीज अपनी जगह, मगर 9 मई के ऊपर कहाँ मामला आगे बढ़े हैं, कहाँ तक गए हैं, किस तरीके से जिसने पार्टी छोड़ी वो 9 मई से भी आगे हो गया, गिरफ्तारी भी नहीं बरी हो गया, तो ये मामला कब तक चल जाएंगे राना साहब? नहीं, लेकिन शाहजेब बात ये है कि 9 मई एक हकीकत है। 9 मई के केसेस चले ना चले, सज़ा हो ना हो, वो जल्दी वो केसेस जो है वो वाइंड अप हो जाए या उनमें देर लगे, ये एक अपनी जगह पे है। लेकिन 9 मई तो एक हकीकत है ना, जबकि हमारे ख़िलाफ़ यानी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमे से लेके मेरे तक हर चीज़ जो है वो फैब्रिकेटेड थी, हर चीज़ जो है वो प्लांट की गई थी और करने वाला इमरान खान खुद था। खुद बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता था, तैयारी करवाता था, खुद बैठ के वो थैला तैयार किया उसने हीरोइन का 15 किलो का कि जाके डालो उसकी गाड़ी में। तो ये सारा कुछ करने वाला वो खुद था। जबकि 9 मई जो है वो भी उसने खुद किया है। उसका अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है उसका ज़िम्मेदार वो है, जबकि हमारे ख़िलाफ़ जो ये सर्कल चल रहा था उसका भी ज़िम्मेदार वही था। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, उनका कोई रहनुमा प्रोग्राम में नहीं आया है। एक और अहम खबर आई है, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आ गया है, वो भी उनके इस्तीफे के बाद। तफसीलात सामने रखेंगे एक के बाद। आला अदलिया के हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और इस पर हमने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए उनसे रब्ता किया। उनका जवाब हम आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 209 की शिक 6 के तहत मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत के सिलसिले में अपनी राय पेश की और वो राय ये है कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं और उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। जैसे मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों समेत मिसकंडक्ट के दीगर इल्ज़ामात थे जिन पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी। उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक मुबैयन ऑडियो भी सामने आई थी, जबकि दीगर मुबैयन ऑडियोज़ में उनका जिक्र भी था। मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने ना सिर्फ खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत, झूठा और बेबुनियाद करार दिया था, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अदम एतमाद भी किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर भी अदम एतमाद का इजहार किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर भी अदम एतमाद का इजहार किया, मगर फिर उस बेंच को तस्लीम भी कर लिया था। 16 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुना और इसी केस की समाअत के दौरान इस 2 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात ना होने का नोटिस लेकर उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर लिया था और मामला असखुद नोटिस लेने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को भिजवा दिया था, जिन्होंने असखुद नोटिस ले भी लिया था। उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी थी। इसके बाद 23 फरवरी 2023 को मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस में इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपने बेटों और बैरून मुल्क ज़ेर तालीम अपनी बेटी को फैसिलिटेट करने और जाहिद रफ़ीक नामी शख्स से माली फ़ायदे हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के जरिए अपनी ब्लैक मनी की आमदनी को लीगलाइज किया है। उन्होंने 2021 में डिफेंस फेज़ 2 गुजरावाला कैंट में 6 करोड़ रुपए में घर फरोख्त किया, हालांकि उन्होंने ये घर सिर्फ 47 लाख रुपए में खरीदा था। मजीद ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने 2021 में कम से कम 3 मरतबा अपनी टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज किया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने गोशवारों में गुजरावाला में वाक़िया लाइट प्लाजा को जाहिर नहीं किया जिसके वो मालिक हैं, रेफरेंस में मजीद कहा गया है।
कि बार रूम्स में यह बहस आम है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बेटे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के मुतासरा फरीकों को अप्रोच करते हैं और उनसे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असर वसूख के जरिए उनकी पसंद के फैसले कराने के बदले भारी रकूम का मुतालबा करते हैं। मुख्तलिफ शहरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जायदादें एक बेनामीदार के पास हैं जो उनके फ्रंटमैन के तौर पर भी काम करता है। यह भी हकीकत है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात का खुलकर इजहार करते हैं। अपने ज़ाती बोस की वजह से उन्हें दीगर सियासी जमातों का सख्त मुखालिफ समझा जाता है। PTI के हलकों में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को अपने जजेस में से एक जज तस्वुर किया जाता है। फिर 4 मार्च 2023 को नून लीग लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर शिकायत दर्ज करवाई थी। और फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने और फिर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रेफरेंसेस को समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुकर्रर ही नहीं किया। 3 अप्रैल 2023 को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर गौर करने के लिए काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया और 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को नोटिस जारी कर दिया था, जिसके जवाब में 10 नवंबर 2023 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को कार्रवाई से अलग करने का मुतालबा करते हुए लिखा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाया गया, मगर उसे पहली ही समाअत के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक एतराज़ ये भी उठाया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं, इसलिए वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इज़हार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। 20 नवंबर 2023 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। 22 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को दूसरा तफसीली शोकाज नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। तफसीली शोकाज नोटिस से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया था। इससे पहले शोकाज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जारी किया था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हो गए, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया था और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी, जबकि शोकाज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई थी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपना दिफा करते रहे, रेफरेंसेस को गलत, झूठा और बदनीयती पर मबनी करार देते रहे, बार काउंसिल्स को नून लीग का हामी और जानिबदार कहते रहे। जबकि 9 जनवरी 2024 को एक इख्तिलाफी नोट में जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का खुलकर दिफा किया था। लेकिन इसके अगले ही दिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उसके अगले दिन 11 जनवरी को खुद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उन्हें अगला चीफ जस्टिस बनना था। जिस दिन यानी 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दिया, उस दिन इस्तीफे से पहले उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर खुद पर आए तमाम इल्ज़ामात को गलत करार दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज किया था। लेकिन इससे एक दिन पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदू खेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, बल्कि शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने का हुक्म भी दे दिया था। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से काउंसिल का इजलास 11 जनवरी 2024 को तलब कर लिया था और उसमें उन 10 गवाहों को भी तलब किया गया था जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 11 जनवरी के इजलास में आफिया शेरबानो केस के तनाजुर में ये बात ज़ेर बहस आई कि मुस्ताफ़ी या रिटायर हो जाने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर 12 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वफाकी हुकूमत के आफिया शेरबानो केस में अपील करने के इरादे से आगाह किया। 23 जनवरी को वफाकी हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इस दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 15 फरवरी को अपने इजलास में 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। उसी दिन जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद वकालत से माजरत कर ली। फिर 16 फरवरी को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका इस्तीफ़ा देने के बाद
काउंसिल मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली और इस तरह से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाने की राह हमवार हो गई थी। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को हुआ और उसी दिन मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर कहा था कि वो काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए थे कि मज़ाहिर अली नकवी चाहें तो अपने वकील के जरिए गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। हम ये बात आज दोबारा कह रहे हैं कि अगर कोई पेश ना हुआ तो ये समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ है ही नहीं। इसके बाद 1 मार्च को काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए कहा गया है कि उन्हें बरतरफ कर दिया जाना चाहिए था। इस पर रद्द-ए-अमल के लिए हमारे राब्ता करने पर जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी ने जवाब दिया है कि मैं वक्त आने पर इस हवाले से मुनासिब फोरम पर अपना नुक्ता नज़र पेश करूंगा। मुझे तफसीली ऑर्डर आने का इंतज़ार है और फिर मैं मीडिया से बात करूंगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा कि अचकज़ई साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो सदारत के लिए मुकाबला होना जा रहा है एक दिन के बाद हफ्ते को, उसमें किसकी पोजीशन स्ट्रांग है, क्या नंबर गेम है। एक ब्रेक के बाद वफाकी काबीना के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी ने सरकारी ज़राए से खबर दी है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ख़ारजा उमूर के मुशीर होंगे और तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा होंगे। इसहाक डार, जलील अब्बास जिलानी और तारिक फ़ातमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने गैर रस्मी ब्रीफिंग भी दी है। और दूसरी जानिब मुल्क में एक दिन बाद यानी 9 मार्च को हफ्ते को सदर पाकिस्तान का इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए आइन के मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट करेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट गिना जाएगा, जबकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वोट मुल्क की सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान असम्बली के बराबर 65 शुमार होंगे। इस वक्त कौमी असम्बली की 336 नशिस्तों में से 31 खाली हैं, यानी 305 अरकान वोट देंगे। सेनेट की 100 में से 7 नशिस्तें खाली हैं, यानी 93 अरकान वोट देंगे। अगर MQM के वोट आसिफ अली जरदारी के हक में गिने जाएं तो मुमकिना तौर पर अब तक जो पार्टी पोजीशन सामने आई है उसके मुताबिक सेनेट से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 55, जबकि महमूद खान अचकज़ई को 24 वोट मिलने की तवक्को है, जबकि कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 203, जबकि महमूद खान अचकज़ई को मुमकिना तौर पर 93 वोट मिल सकते हैं। बलूचिस्तान असम्बली से हाल ही में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 65 में से 41 वोट मिले हैं, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि आसिफ अली जरदारी भी कम अज़ कम 41 वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई को तकरीबन 10 वोट मिलने की तवक्को है। इसी तरह पंजाब असम्बली की 371 में से इस वक्त 44 नशिस्तें खाली हैं, इसलिए 327 अरकान वोट देंगे। इसमें से हुकूमत इत्तेहाद के पास 218 और अपोजिशन के पास 108 नशिस्तें हैं। इस हिसाब से आसिफ अली जरदारी को 43 और महमूद खान अचकज़ई को बकिया 21 वोट मिल सकते हैं। सिंध असम्बली में अगर MQM ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी तो आसिफ अली जरदारी को 61 और महमूद खान अचकज़ई को सिर्फ 3 वोट मिल सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकज़ई को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और उन्हें 51 वोट बआसानी मिल सकते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को 7 वोट मिल सकेंगे। इस तरह आसिफ अली जरदारी को कुल 410 और महमूद खान अचकज़ई को 202 वोट मिलने की तवक्को है, यानी आसिफ अली जरदारी मुतवक्के इलेक्टोरल वोट्स में महमूद खान अचकज़ई से बहुत आगे हैं, जबकि JUI, कुछ छोटी जमातें और आज़ाद अरकान किसको वोट देंगे इसका फैसला होना अभी बाकी है। मगर मौलाना फजल रहमान तो वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इन असम्बलियों में किसी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे और तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है कि वो 3 बड़ी सियासी जमातों में से किसी से बात नहीं करेंगे। अब से कुछ देर पहले इत्तेहादी जमातों का इशाया ख़त्म हुआ है। इशाये से खिताब करते हुए हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। जबकि इसी इशाये के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी हमारे सदर के उम्मीदवार होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर रिमार्क दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज
तुलू होगा 9 मार्च को, वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा और ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। पिछली बार जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान बना तो तब वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था, मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था। 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान में जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी, यूनाइटेड। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी को 11 दिन हो गए हैं और इन 11 दिनों में कल अदालत ने उन्हें तीसरी बार जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आज उनके बुकला ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जबकि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम समाअत हुई। सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी रिमांड के खिलाफ नजरसानी की अपील की, जिसकी समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। आज समाअत के दौरान असद अली तूर के वकला ने अदालत को बताया कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर FIA ने मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा। FIA असद अली तूर से मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए 3 बार जिस्मानी रिमांड मांग चुकी है। गुज़िश्ता रिमांड पर FIA ने बैंक अकाउंट की तफसीलात मांगी, वॉइस मैचिंग की और मोबाइल फ़ोन बरामद किया। असद अली तूर FIA के साथ तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास सिपरा ने FIA के तफ्तीशी अफसर को तलब किया, लेकिन उनकी जगह FIA के एहलकार अदालत में पेश हुए और बताया कि तफ्तीशी अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन अदालतों में मसरूफ़ हैं, जिसके बाद अदालत ने FIA को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अब कल इस केस की समाअत होनी है, जबकि कल ही असद अली तूर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। FIA ने असद अली तूर को 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए तलब किया था और उसी दिन FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर जो FIR सामने आई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ किसी भी मुबैना मुहिम का जिक्र नहीं था, बल्कि उसमें असद अली तूर पर बदनीयती और मजमूम मकासद के लिए एक झूठा बयानिया बनाने और अवामी सतह पर सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानबूझकर बदनीयती पर मबनी और इंतहाई काबिल एतराज़ मुहिम का आगाज़ करने के इल्ज़ाम में पीका की दफ़ा 9, 10 और 24 लगाई गई थी। असद अली तूर को मिलने वाले नोटिस और FIR में दर्ज इल्ज़ामात में तजाद के खिलाफ उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर आज भी अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि FIR इसी इंक्वायरी पर दर्ज हुई है जिस पर तलबी का नोटिस भेजा गया था। इस पर असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि तलबी के नोटिस में जो इल्ज़ाम था FIR उससे मुख्तलिफ हुई है, ये FIA के प्रोसेस की खिलाफ वर्जी है। FIA का टेक्निकल असिस्टेंट कैसे किसी और की तरफ से शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत असद अली तूर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने FIA हुकाम से पूछा कि बताइए ना, इंक्वायरी आपने कहाँ से शुरू की, FIR कहाँ ख़त्म की। कल उन्होंने बताया था कि आपका नोटिस 2 लाइन का है, बाकी कुछ नहीं। नोटिस में क्या लिखा है और FIR में क्या लिखा है, दोनों में आपस में मुताबिकत ही नहीं है। आप बताना नहीं चाह रहे या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या कहा है असद अली तूर ने सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक, जहां पर अदलिया या आर्म फोर्सेस हों, ऐसे मामलात में खास तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। ये जो छुपकर करने वाला काम होता है ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये छुपकर करने वाला काम पता नहीं कौन और क्यों करवा रहा है। ऐसे केसेस में शफाफियत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किसी को क्यों प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। समाअत के दौरान FIA के वकील ने एतराज़ उठाया कि अदालत के पास खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। पटिशन के बाद FIR का इंदराज हुआ है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि अगर नोटिस अदालत का रद्द करार दे दे तो क्या FIR पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। इस पर असद अली तूर की वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि सोर्स रिपोर्ट, तलबी नोटिस और FIR तीनों मुख्तलिफ हैं और फिर असद तूर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।